नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं संविधान की, शरीर की और आत्मा की। और शरीर और आत्मा क्यों आ गए? क्योंकि दरअसल जो हमारा संविधान है, हमारा आईन, 73 साल पुराना यह संविधान, हम इसे देश की आत्मा मानते हैं, मूल मंत्र है यह देश का। जिस हिसाब से देश चल रहा है, जो खाका हमने तैयार किया है, जो व्यवस्था हमने बनाई है, वो संविधान से प्रेरित है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के वासी, ये ओपनिंग लाइंस हैं, उद्देशिका जो हमारे संविधान की है। Having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, socialist, democratic republic. अब इस आत्मा में ही बदलाव की बात की जा रही है। आत्मा को नश्वर माना जाता है, शरीर बदल जाते हैं, शरीर खत्म होते हैं, आत्मा अजर है, अमर है, ऐसा हम मानते आए हैं। लेकिन यहां पर तो आत्मा ही बदलने की बात हो रही है। अब ये थोड़ी आध्यात्मिक लग रही हैं बातें, असल बात पर आता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक आर्थिक सलाहकार समिति है, उसके अध्यक्ष हैं बिबेक देबरॉय। उन्होंने एक लेख लिखा है द मिंट में, और उस लेख में वो कह रहे हैं 2047 में 100 साल आजादी के जब हो जाएंगे, हम जो विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, एक विकसित मुल्क जो हम बनना चाहते हैं, उसके लिए नए संविधान की क्या जरूरत नहीं है? यही पुराना संविधान क्यों चलता रहे? और दरअसल यह तो गुलामी की विरासत है। हमारे संविधान में ज्यादातर हिस्सा 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया हुआ है, यानी कि गोरे जो छोड़ गए, हमने उसे थोड़ा बहुत बदल बदल कर, थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग करके संविधान बना दिया। अब जो मायने हैं समाजवाद के, धर्मनिरपेक्षता के, अखंडता के, संप्रभुता के, गणतंत्र के, क्या इनके मायने अब वही हैं जो 1950 में हुआ करते थे? इसे क्या बदला ना जाए? और उन्होंने शिकागो लॉ स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लॉ स्कूल के एक अध्ययन, एक स्टडी का भी जिक्र किया है कि दुनिया भर के संविधानों का जब लेखा जोखा लिया गया तो पाया गया कि उनकी आयु जो होती है, उम्र की सीमा, वो 17 साल है। बदल जाते हैं संविधान, तो हम क्यों ना बदल दें? अब ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष कह रहे हैं, और ये वन ऑफ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मॉनसून सत्र में देश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके और अब राज्यसभा के सांसद रंजन गोगोई ने कहा कि जो ये मूल ढांचे की हम बात करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उससे छेड़छाड़ नहीं हो सकती, उसे नहीं बदल सकती कोई सरकार, कितनी भी बड़ी बहुमत क्यों ना हो। ये 1973 में केशवनंद भारती में एक जजमेंट आई थी, 13 जजों की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया था कि इस पर भी बहस की जरूरत है कि मूल ढांचा क्या है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसे क्यों नहीं बदला जा सकता। यह मुख्य न्यायाधीश रह चुके एक शख्स कह रहे हैं, क्योंकि दरअसल जो सेपरेशन ऑफ पावर्स होती हैं, भाई एक सरकार है, एक संसद है और एक न्यायपालिका है, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी। और यह सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है कि कोई निरंकुश ना हो जाए, बहुमत के साथ सरकार आए तो सब कुछ बदल दे और कानून मुंह ताकता रह जाए, न्यायपालिका मुंह ताकती रह जाए। इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करोगे तो अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज बैड इन लॉ, यानी कि वो कानून ही नहीं बन पाएगा। अब वो कह रहे हैं कि मूल ढांचे को ही बदलने पर बहस होनी चाहिए।
तो क्या कुछ तार यहां पर जुड़ते हैं, या दरअसल सारी दुनिया में अगर बदलाव हो रहे हैं, संविधान बदले जा रहे हैं, तो बदलने में आफत क्या है? अब अगर हम 12 एशियाई मुल्कों की ही बात करें, इस बर्रे सगीर की, इस खित्ते की, तो 3 जगह ही संविधान में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वो है भारत, ताइवान और दक्षिण कोरिया। जबकि जॉर्डन 2 बार, इंडोनेशिया 4 बार, उत्तर कोरिया 2 बार, पाकिस्तान 3 बार, श्रीलंका 2 बार, वियतनाम 3 बार, म्यांमार 4 बार अपना संविधान बदल चुका है। तो बात सही लगती है, बट आर वी कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस? जब हम विश्व गुरु का सपना देखते हैं बनने का, तो हमारे आगे 4 मुल्क हैं, 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। उनमें से 3 पर अगर हम निगाह डालें तो अमेरिका 1787 में संविधान इजाद हुआ, 27 बार ही बदलाव हुए हैं। हमारे यहां 106 बार हम बदल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि संविधान को हम बदल नहीं सकते, बदलते हैं। 106 बार बदला, उन्होंने 27 बार ही बदला है, संविधान नया नहीं लिखा। जापान में तो आज तक कोई छेड़छाड़ ही नहीं हुई, जो संविधान तय किया 10 का 10 है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी है। 1949, हमारे से 1 साल पहले संविधान लागू हुआ। 2 हिस्सों में बटा हुआ था, ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी, दोनों साथ आए 3 अक्टूबर 1990 को। तब भी कोई बदलाव नहीं किया। तो हम बदलाव क्यों करना चाह रहे हैं? अब सवाल, बदलाव का नाम बहुत बदले जा रहे हैं देश में। नई संसद भी आ गई है, राजपथ कर्तव्य पथ हो गया है, 7 RCR लोक कल्याण मार्ग हो गया है, शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, म्यूजियम्स के नाम बदले जा रहे हैं। पर अब नौबत संविधान बदलने की आ गई है क्या? और RSS ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, जब संविधान लागू भी हुआ तब भी इसे माना नहीं था। बल्कि सावरकर तो सीधा सीधा कहते थे कि मनुस्मृति ही हमारा मूल मंत्र होना चाहिए, हमारा ग्रंथ होना चाहिए, उसी के हिसाब से देश चलना चाहिए। तिरंगे को लेकर विवाद होते रहते हैं। विपक्ष आरोप लगाता है 50 साल तक नागपुर में तिरंगा फहराया नहीं गया था RSS के हेडक्वार्टर्स में। अब इसके भी अतीत को अगर हम खंगालें तो हम क्या पाते हैं? 1989 से लेकर 1991, फिर 1996, इन तमाम सालों में बीजेपी लगातार संविधान बदलने की, उसके रूप को, उसके चरित्र को बदलने की हिमायती रही है। अपने घोषणा पत्र में भी इसे शामिल किया। 2000 में एक आयोग भी बनाया गया। उस आयोग का नाम था नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। MN वेंकटचलैया चीफ जस्टिस रह चुके थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया। विपक्ष ने उस वक्त ऐतराज किया था। 250 सिफारिशें भी दी इसने 31 मार्च 2002 को, लेकिन संसद के सामने कभी पेश नहीं हुई, वो रद्दी के टोकरे में ही चला गया। फिर 2017 में आवाज फिर से उठी, और आवाज उठाने वाले थे गोविंदाचार्य, बल्कि 2016 उन्होंने कहा हम भारतीयता को प्रतिबिंबित करने के लिए संविधान को फिर से लिखेंगे। के सुदर्शन प्रमुख रह चुके हैं सर संघचालक, उन्होंने कहा कि संविधान को दोबारा लिखना चाहिए, इस बारे में मुहिम चलाएंगे। अनंत हेगड़े केंद्रीय मंत्री, 2017 की बात कर रहा हूं, बीजेपी संविधान बदलने के लिए ही सत्ता में आई है और निकट भविष्य में भी ऐसा किया जाएगा। तो ये क्या ट्रायल बलून फ्लोट किया जा रहा है? मनोज झा आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, वो कह रहे हैं विवेक देबरॉय की जुबान से बुलवाया गया है। यहां खास बात यह है, विवेक देबरॉय बीजेपी के नहीं है,
वो तो एक समिति के अध्यक्ष हैं जो सलाह देती है। ठहरे हुए पानी में कंकड़ डालो और अगर लहर पैदा कर रही हो तो और डालो और फिर कहो अरे ये मांग है। ये कह रहे हैं यहां पर विवेक देबरॉय। और जयराम रमेश कह रहे हैं ये तो संघ परिवार का एजेंडा रहा है, सावधान रहे भारत। तो क्या सियासत हो रही है या बदलते समय की ये मांग है कि नया संविधान भी हो? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और ऐसे में आज का सीधा सवाल, नया संविधान बदलेगा हिंदुस्तान? और इसके कई पहलू हैं। और संविधान गुलामी की विरासत या हो रही खालिस सियासत? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से सौरभ मालवीय, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सचिन सावंत, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता वकील भी हैं AK वाजपेयी, देश के जाने माने पत्रकार, और ये इंग्लैंड में भी वक्त बिता चुके हैं। वहां पर दरअसल लिखित संविधान नहीं है, वो सब ओरल है, वो भी चल रहा है, वहां भी रहे हैं आलोक जोशी। और साथ ही साथ अंबेडकराइट हैं और सोशल साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर विवेक कुमार भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। तो सौरभ, ट्रायल बलून फ्लोट किया जा रहा है, था ली जा रही है पानी में, ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारा जा रहा है कि कितनी लहरें बनती हैं नए संविधान की बात करके। संदीप जी, मेरे परिचय में थोड़ा परिवर्तन की जरूरत है, कुछ कम्युनिकेशन की गड़बड़ी हो गई है शायद। मैं संघ विचारक के रूप में बताया था उन्होंने, राजनीतिक। चलिए संघ विचारक कर देते बीजेपी हैं, के नाते संघ विचारक है ना आप। हाँ, तो ये ट्रायल बलून है क्या सौरभ? आप संघ का पक्ष कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है संदीप जी, आपको सुनने के बाद आपको सुन रहे थे, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि संविधान कोई जड़ और अपरिवर्तनशील दस्तावेज नहीं होता है। संविधान की रचना मनुष्य के लिए की जाती है और मनुष्यों के द्वारा, यानी देश काल परिस्थिति के अनुसार होती है। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि संविधान समाज की इच्छाओं आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है और विकास की प्रक्रिया के अनुसार इसे गढ़ा जाता है। और यह 1951 से लेकर आज तक 100 बार इसमें संशोधन हुए हैं, 106 बार हुए हैं। तो एक एजेंडा के तहत बात करना, एजेंडा के तहत बात करना कितना कैसा है, इस पर सवाल बनता है। हाँ, आवश्यकता के हिसाब परिवर्तन विकास के किसी भी समाज और देश के विकास की प्रक्रिया में हमेशा उसको स्वीकार करना चाहिए, उसकी पीढ़ियां स्वीकार करती हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है तो हमारा संविधान संशोधन को कहां रोकता है? आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। संविधान संशोधन को कहां रोकता है? नहीं संदीप जी एक सेकेंड। विश्व अर्थतंत्र के तरफ जिस गति से हम बढ़ रहे हैं और विकसित देश विकासशील हो रहा है, आने वाले 25 वर्षों में भारत का दुनिया में अर्थतंत्र की व्यवस्था में जीडीपी रेट हमारा सीधे 10 गुना वृद्धि करने के आसार दिख रहे हैं। ऐसे में हमें अपने भारत को आगे ले जाने के लिए और भारत के प्रत्येक जन के लिए 100 साल का और मजबूत परिवर्तनशील हमारी व्यवस्था होनी चाहिए। संविधान आगे आ रहा है, इस राह में उसके अनुकूल किया जा रहा है, तो इसका स्वागत होना चाहिए। संविधान आगे आ रहा है। आज हम संचार क्रांति के युग में हैं, आज हम विज्ञान की प्रगति के युग में हैं। हमें जो हमारी आवश्यकता होगी, समाज उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। अच्छा ये तो बताइए, लोक विकास के लिए, समाज के लिए उस राह में गतिरोधक संविधान कैसे बन रहा है? समय की काल परिस्थिति और समय रहा होगा, उस समय वो तय हुआ है। नहीं, कैसे गतिरोधक कैसे बन रहा है संविधान, मैं ये समझना चाह रहा हूं। आवाज आ रही है आपको सौरभ? संविधान कैसे AK वाजपेयी गतिरोधक बन रहा है?
विकास की राह पर हमें आगे बढ़ना है। 106 बार तो संशोधन हो गए, नया संविधान। ये बात तो अभी कही नहीं किसी अच्छा, तो नए संविधान अभी ये जो आर्टिकल लिखा है, रोज सैकड़ों आर्टिकल छपते हैं अखबार में। अच्छा। अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति होती है। ओह। अगर किसी ने ट्रायल कोई बलून नहीं है प्लीज ये। प्लीज प्लीज किसी ने कोई अगर कोई आर्टिकल लिख दिया है तो उसमें हाय तौबा कहाँ बात है। अच्छा, संयोग हाय नहीं। तौबा तब नहीं की थी जब ये ये 1975 संयोग में। है या प्रयोग एक है? सेकंड में मॉनसून ना, ना। सत्र में रंजन गोगोई, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जी, हैं, जी। मुख्य न्यायाधीश रहे, वो कहते हैं 1973 के केशवानंद भारती के जजमेंट के चलते जो मूल ढांचा उसकी व्याख्या हुई, उस पर बहस होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी है कि नहीं है संदीप जी, साफ साफ बताओ, है कि नहीं है? मतलब नहीं, नहीं, सुप्रीम नहीं, कोर्ट का प्लीज, चीफ जस्टिस रहा हुआ शख्स ये बात कहे। मैं अब नहीं है, रहा हाँ, हुआ रहा ठीक बात। हुआ मैंने अब कहा। राज्यसभा मेंबर है और एक इंडिविजुअल भी है, वो नॉमिनेटेड है शायद। मैं पार्टी के- nominated है, Yes, सरकार ने nominate किया। यस, तो व्यक्ति है ना। हाँ, अब हम अभी 25 तारीख को लायर्स कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है, हम इसको भी डिबेट करेंगे। अगर एक आर्टिकल किसी ने लिख दिया- सरकार की मनमानी पर दरअसल असल अंकुश, बाकी तो आप संविधान में सब बदल सकते हैं, आप तो- असल अंकुश केशवानंद भारती जजमेंट ही तो है कि मूल ढांचे के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो उनका ये कहना, विवेक देव रॉय का ये कहना, ये दोनों तार जुड़ते नहीं है क्या? अब आप जैसे मर्जी देखो उसको, देखो स्वतंत्रता है आपको भी प्लीज। लेकिन आप जब ये बातें बता रहे हैं तो ये बताइए कि 75 के आसपास कांग्रेस ने स्वर्ण सिंह जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी और उसमें जो रिकमेंडेशन आई उसको कांग्रेस ने लागू कर दिया था। जैसे ये सेकुलर और ये वर्ड आए थे। 76 में बाद 99 में मुझे याद पड़ रहा है कि एनडीए का एक कॉमन एजेंडा था, उसमें भी ये था कि संविधान की बातों का जांच की जानी चाहिए। हाँ, तो पुराना उसके एजेंडा था जो शब्द इस्तेमाल कर रहे थे अभी सौरभ, 99 कि नहीं आप एजेंडे के तहत सवाल पूछ रहे हैं। आरएसएस का भी एजेंडा ये रहा है क्या? समय समय पर विचार आते रहते हैं परिस्थितियों के हिसाब से। अगर अभी हम 2000 अमेरिका ने तो अपना नया संविधान नहीं लेकर आए, संदीप जी, जापान ने तो कोई छेड़छाड़ नहीं की, जर्मनी ने छेड़छाड़ नहीं की। अब मैं इतिहास बता रहा हूं तो आप उसको सुनना नहीं चाह रहे, बताओ। सुनाइए ना। तो हम कह रहे 2000 में वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक आयोग बनाया था बाकायदा, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन फॉर वर्किंग अफेयर्स। यस। और उसमें 10 मेंबर थे, वेंकट चलैया भी थे और भी लोग थे। सोली सोराब जी भी और थे। उन्होंने 2002 में रिपोर्ट भी सबमिट करी थी। क्या जो हुआ? कभी संसद के सामने पेश नहीं की। This is what I say। तो ये कोई इतना आसान मामला नहीं है और इससे भी गंभीर मामला है जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये देश पढ़े लिखों के और जुडिशियल सिस्टम के हिसाब से चलता है। एक आदमी आर्टिकल लिख देगा तो उसमें हवा बह उसके जाएगी। अंदर 1989, 1991, 1996 बीजेपी ने यहां तक भी कहा कि नहीं, ये संसदीय प्रणाली ठीक नहीं है, राष्ट्रपति प्रणाली होनी चाहिए। अरे तो हमारे मतलब प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो जाए। हमारे वीपी सिंह जी थे, उन्होंने भी अपोज नहीं किया था, उन्होंने कहा हाँ हो सकता है। देखिए इसको इतना वो ना दीजिए, वाटर टेस्टिंग वगैरह पे ना चाहिए। संघीय ढांचे को भी, जो संघीय ढांचा है उस पर प्रहार हो जाए, उसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो ना रहे। ना उसमें ये तो उस उन्होंने- और कदम है क्या? नहीं, बल्कि उसको और स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, अच्छा, उस दिशा की ओर तो कर्म जाएगा ये। लेकिन उसको कमजोर करने की कौन सोचेगा और क्यों सोचा जाएगा? फेडरल स्ट्रक्चर को कोई डैमेज करना चाहेगा? कोई सरकार नहीं, आई एम सॉरी, कोई सरकार नहीं करना तो चाहिए। नए संविधान की जरूरत कैसे है? वो तो पुराने में संशोधन कर देखिए लीजिए। हर चीज में समय के साथ साथ बदलाव होते हैं। 126 हो चुके हैं मेरे ख्याल से अभी तक। 106 तो वो 106 संशोधन अमेंडमेंट्स हुए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर पे कभी किसी ने वहीं छूने पेच है की क्या? वही तो दूसरी बार अब पूछ रहा हूं। नहीं, छूने की भी कोशिश नहीं की और नहीं ये सरकार करेगी। बदलाव भाई जो अगर ये शब्द हैं, जी। सॉवरन, संप्रभु, सेकुलर, नहीं चढ़ धर्मनिरपेक्ष, सकते, नहीं चढ़ सकते। सोशलिस्ट, जैसे आईपीसी में मर्डर की पनिशमेंट है, नहीं छेड़ी। इसी को ही छेड़ना है डकैती क्या? की नहीं छेड़ना। समय के साथ इंडिया शब्द से अब दिक्कत होने लगी। अरे नहीं, समय के साथ परिवर्तन ये हम लोगों की व्यवस्था का एक हिस्सा है। सौरभ, क्या ये आपने कहा एजेंडे के तहत आप सवाल पूछ रहे हैं? एजेंडा तो आपका था, संघ का एक एजेंडा है, ये संविधान तो माना ही नहीं पहले दिन से संघ ने। संदीप जी, एजेंडा शब्द मैं आपके लिए नहीं प्रयोग किया था, ध्यान रहे। लेकिन हाँ, बात दृष्टि की है, नजरिया की है। और आपका जो ये सवाल है
कि संघ ने कभी संविधान को नहीं माना। ये मुझे लगता है कि आपकी जानकारी में होगा, संघ सदैव संविधान को मानता है, संघ सदैव भारतीय आस्था और लोकतंत्र की पूजा को मानता है, क्योंकि संघ सांस्कृतिक संगठन है और संघ भारत के लिए है, भारत का है और भारतीय है। तो भारतीय होने का हमें गर्व है, भारत में आस्था के प्रतीक के हम भारत के उन सभी लोगों के प्रति विपक्ष तो आरोप लगाता है कि तिरंगा भी नागपुर के अपने मुख्यालय पर 50 साल बाद लहराया। आरोप सदैव तिरंगा का सम्मान और सदैव तिरंगा में आस्था लाखों करोड़ों स्वयंसेवकों की है। केसरिया ध्वज फहराया जाता है। ये तय नहीं होता है आज दुनिया नहीं संदीप जी, इसी बात को समझने की जरूरत है। संघ का ध्वज है वो, संघ के ध्वज से तिरंगा की बात क्यों करना? तिरंगा का अलग स्थान है और शाखा में संघ का अलग स्थान है, ध्वज का अलग स्थान है। दोनों को जो नहीं जानता है वो ऐसा सवाल करता है। यदि आपको जानना है या जो आरोप लगा रहे उन्हें जानना है तो संघ के ध्वज को उनके पास आए और ध्वज को देखें, जाने। निश्चित तौर पर उनका स्वागत है, उनको जानना चाहिए। दूर बैठे हुए संघ को नहीं कह सकते। और आरोप के लिए आरोप लगाना ये उनकी फितरत हो सकती है, उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत बताने जैसी बात है। नहीं, यहाँ पर एक दो बातें और, एक मिनट सौरभ रखने वाला संगठन है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, ये जो हमारा संविधान बना, इसे बनाने में हमें 3 साल लग गए, चौथे साल जाकर हमने लागू किया। 210 चुने हुए प्रतिनिधि थे, 64 नामित थे, यानी कि 274। 165 दिन चर्चा हुई और इस चर्चा में सबसे ज्यादा शब्द किसने बोले? 2,67,544 भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर ने। अंबेडकर का दिया हुआ ये संविधान है, इसे बदल दें? अंबेडकर तो आपके अब सबसे बड़े पूजनीय हो गए, प्रतीक हो गए। संदीप जी, सवाल यह नहीं होना चाहिए। आपका सवाल यह होना चाहिए कि जिस गति से विश्व मंच पर भारत खड़ा हो रहा है, जिस गति से पूरे दुनिया में कोविड के समय में भी भारत खड़ा रहा, सहयोग करता रहा, जिस तरह से भारत आज दुनिया भर में अपना सीना तान के खड़ा है, आजादी के अमृत काल में हम खड़े हैं और हम इस तेज गति से बढ़ रहे हैं, तो भारत के और भारतीय होने के तरफ बढ़ते देश में क्या क्या और किए जा सकते हैं जहां पर भारत और सबल मजबूत हो। आजादी के बाद भारत के साथ दुनिया भर में लगभग तो और मजबूत होने के लिए संविधान देश हो गए। ठीक और है। आखिर क्या कारण है? और क्या संदीप जी, एक सेकंड आखिर क्या कारण है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए कि आज भी भारत विकासशील बना हुआ है? तो विकसित भारत की कल्पना, विकसित भारत को तो मतलब संविधान भी उसके लिए जिम्मेदार है। अब सचिन सावंत को लाइए स्क्रीन पर। ठीक है सौरभ, मैंने आपकी बात सुन ली। सचिन सावंत अब स्क्रीन पर। 1 मिनट सर, अब हो गया ना, दूसरे का भी थोड़ा वक्त दिया जाए। सचिन सावंत, भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है, विकसित मुल्क बनना है, संविधान उसमें नया लाना हो तो आपको आफत क्या आ रही है? बदलाव तो समय का तकाजा होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी दोगली नीतियों के लिए जाना जाता है और किस तरह से दो मुख से बोलते हैं ये हमने देखा है। पहले तो इनकी सोच में जो संविधान एक प्रश्न चिन्ह बन के खड़ा हुआ है वो 1950 से बना हुआ है। आप ही ने जब इसका जायजा लिया था पूरे इतिहास का, तो उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी तो थी नहीं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका क्या थी तो उजागर हो चुका है। ऑर्गेनाइजर ने खुद कहा था। अब इन्होंने तिरंगे की बात की तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जनता को यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि न बल्कि 52 साल उन्होंने अपने कार्यालय पे तिरंगा फहराया, बल्कि ऑर्गेनाइजर में उन्होंने कहा था कि तिरंगे में 3 रंग है, वो अशुभ है इस देश के लिए। तो ये भी उन्होंने कहा था। और उससे पहले अगर जाएंगे तो 1930 में जब कांग्रेस पार्टी ने, तब की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरे देश भर में तिरंगा फहराने के लिए आह्वान किया था, उस वक्त में हेडगेवार जी ने उसका विरोध करके सिर्फ वो जो अभी झंडा फहराते हैं वो वही फहराया था। तो ये संघ का तिरंगे के प्रति और देश के संविधान के प्रति जो अनादर है वो पहले से उजागर हो चुका है। ऑर्गेनाइजर में उन्होंने बल्कि ये कहा था कि मनुस्मृति है तो संविधान की आवश्यकता क्या है? नहीं, ये बातें तो मैंने बोल दी हैं। नहीं, ये सवाल मैंने पूछ लिए। सचिन, सवाल बड़ा सीधा है, लेकिन देश बदल रहा है तो संविधान भी बदल जाए तो क्या है?
ऐसा कौन सा सैक्रोसैंक्ट है कि नहीं बदला जा सकता? दुनिया भर में बदला जा रहा है। 17 साल उसकी आयु सीमा होती है। उस स्टडी को कोट किया है विवेक देबरॉय ने। देखिए, देश जिस संविधान का आधार लेकर ये बातें कही जा रही है, मैं मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उसी संविधान ने इस देश के विज्ञान को मंगलयान तक पहुंचाया है। तो ये निश्चित तौर पर ये दिखावे की बातें बाजू में रखें। इस देश के संविधान को, इस जनता को, जो प्रजा थी उसको नागरिक बन के मतलब उसमें परिवर्तन किया है। एक आदर की भावना, सम्मान की भावना, शोषण मुक्त राष्ट्र की भावना इस संविधान ने दी, जिसके लिए गांधी जी ने अपने प्राणों का त्याग भी किया था। तो विकासशील देश ही बनकर क्यों रह गए? मतलब आज सिर्फ तो हम विकसित मुल्क क्यों नहीं बन पाए? ये सौरभ सवाल पूछ रहे हैं, उनका जायज सवाल है। विकासशील ही क्यों बनकर रह गए? 2013 में 5 फ्रेजाइल इकोनॉमीज में हम क्यों थे? तो ये उसके लिए संविधान कब से अड़सर हो चुका है। देखिए, विवेक देबरॉय हो, जैसे आपने कहा था, या रंजन गोगोई जी हो, ये कोई संयोग से बातें नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इनके मुख से बुलवा रही है, प्रयोग है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो शब्द के ऊपर आपत्ति जताई है विवेक देबरॉय ने, उसमें उन्होंने सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये तो उनके बाद निश्चित तौर पर इनके लिए आपत्तिजनक शब्द है, लेकिन उसके साथ में डेमोक्रेटिक, जस्टिस, न्याय, समता, बंधुता, ये सभी शब्दों के ऊपर आपत्ति इन्होंने जताई है। और यही जाता है उनके मूल के ऊपर कि ये मूल विचारधारा आरएसएस से आई हुई है, जो इसमें न्याय, समता, बंधुता को विरोध करती है। बाबा साहेब आंबेडकर जी की सोच को विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी क्यों है? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनकी विचारधारा आती है, और इसी वजह से बार बार लगातार कर रहे हैं। और अभी उन्होंने कहा, किसी ने आर्टिकल लिखा तो क्या हुआ? ऐसा ही आर्टिकल लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी लिखा था। तो निश्चित तौर पर जनता ने उस वक्त में बताया था विरोध करके कि इनका साहस नहीं हुआ कि जो रिपोर्ट आई थी उन्होंने बाबा साहिब को वो पार्लियामेंट में रखे। ऐसे आदरणीय शब्दों से नवाज रहे हैं, चुनाव भी लड़वाने को तैयार नहीं थे, हरवा भी दिया और बड़े एहसान करके बनाया उन्हें मंत्री, और उनको भारत रत्न कब दिया गया वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। 90 के दशक का इंतजार करना पड़ा कि नहीं? ये भी एक कांग्रेस की देन है, इसे नकार सकते हैं क्या? देखिए, पहले तो बाबा साहेब आंबेडकर जी को चुन के वही कॉन्स्टिट्यूशन में, असेंबली में लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। और आज जो आरएसएस की बात करते हैं ये लोग बाबा साहेब आंबेडकर के बारे में, तो अब जब हिंदू कोड बल की बात आई थी तो बाबा साहेब आंबेडकर के पुतले इन्होंने ही जलाए थे। तो निश्चित तौर पर इतिहास इनके साथ में नहीं है। ये देश को शोषण के साथ राज्य में लेके जाना चाहते, वही वर्ण व्यवस्था का राज हो, यही आरएसएस की सोच है। और इस संविधान ने क्या किया? इस संविधान ने इस देश को शोषण से मुक्ति दिलाई, वर्ण व्यवस्था के जो वर्चस्व को दूर कर दिया और सभी को समानता के राह पे लेके आए। इसलिए गांधी जी का विरोध ये करते थे। 1934 से ये जो प्रयास गांधी जी ने शुरू किए, तो उनके ऊपर 7 बार हमले क्यों हुए थे? यही सोच थी, गोडसे की भी यही सोच थी। तो आज वही रास्ते पे लेके जाने का काम अगर ये कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर विरोध होगा। हम चुनौती देते, संदीप जी, हम चुनौती देते भारतीय जनता पार्टी को। जो ये ऐसे जो रंजन गोगोई जी के मुंह से या विवेक देबरॉय के मुंह से बोलने के बजाय खुलकर सामने आए और बताएं संविधान में आप संशोधन करना चाहते हैं या संविधान को बदलना चाहते हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सोच यही है। वो राह देखते हैं, पानी कितना गर्म है वो देखने की इनकी साजिश होती है। ठीक है, अभी हम ट्वीट भी दिखा रहे हैं लालू प्रसाद यादव का, ए के वाजपेयी, कि क्या प्रधानमंत्री की बिना मर्जी के बोल रहे हैं विवेक देबरॉय? सरकार को क्या रुख साफ करना चाहिए? नहीं, विवेक ओबराय कोई किसी पार्टी के, हाँ, देबरॉय पर किसी पार्टी के तो है नहीं, सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं। एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपने मेरिट्स की वजह से वो बने हुए हैं। देखिए, सरकार को कहना होगा तो खुद कह लेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस आर्टिकल को तूल मत दीजिएगा। आडवाणी के आर्टिकल की बात करें, कब आया था ये? 30 साल पहले आडवाणी साहब का आर्टिकल आया था। वाजपेयी साहब ने कमेटी कब बनाई? 2000 में संविधान की समीक्षा करने के लिए आप निश्चित एक आयोग बना था, नहीं बना था कि बना था? उसने रिपोर्ट अनंत हेगड़े ने कहा अब सत्ता में आई संविधान को बदलने के लिए, 2016 में बोला अनंत हेगड़े ने। आयोग बना था, आयोग ने अपनी रिपोर्ट रखी, लेकिन उसकी रिकमेंडेशन पे कोई कार्रवाई तो नहीं हुई। तो आज उस बात को 23 साल हो गए। जैसे 370 राम मंदिर बैक बर्नर पर उस टाइम चला गया था, वो आ गया, तो अब ये वक्त भी आ गया क्या? ये तो सवाल पूछा जाएगा ना। एक बात तय है कि वक्त के साथ परिवर्तन होते रहना चाहिए। ये उसी की शुरुआत है क्या? ये उसी अभी के शुरुआत वाटर टेस्ट किया जा रहा है। देखिए, अगर जैसे जैसे वक्त बीतेगा तो अगर जरूरत होगी तो उस पर कार्रवाई भी होगी। ये भी सरकार का विजडम है। विवेक कुमार, कैसे देखते हैं आप
ये अनायासी एक व्यक्ति की अपनी राय हो सकती है, देश बदल रहा है भाई संविधान भी बदल दो, नया संविधान ले आओ, ये उनकी राय भी हो सकती है। संयोग है, प्रयोग है, किस तरह से आंकते हैं आप इसे? इस बात से शुरू किया जा सकता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान सभा को अपना अंतिम स्वरूप में संविधान को सौंप रहे थे प्रेसिडेंट को 26 नवंबर 1949 को, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि किसी भी देश का संविधान चाहे कितना अच्छा हो, अगर उसको चलाने वाले ठीक नहीं हैं तो अच्छे से अच्छा संविधान भी खराब हो जाएगा, और अगर उसको चलाने वाले अच्छे हैं तो खराब से खराब संविधान भी अच्छा साबित हो सकता है। तो अगर मैं यहां से बात शुरू करूं तो देवराय जी को सोचना चाहिए कि वास्तविकता में संविधान खराब है या संविधान को चलाने वाले। एक तो यहां प्रश्न है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था संविधान क्या देता है, संविधान तो संस्थाएं देता है, संस्थाओं की आत्मा व्यक्ति होते हैं, चलाने वाले उसकी राजनीति, उसके दिन की राजनीति होती है, और किसी भी देश का संविधान उस देश की मौजूदा जनता का या उसके नागरिकों के चित्रवृत्ति का प्रतिबिंब होता है। तो अगर सचमुच बदलना है तो आप 3/4 जो है ले आइए नंबर और बदल दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे लगता है। दूसरी बात यह भी है कि संविधान को बदलना जरूरी नहीं है, संविधान को लागू ही ना किया जाए तो संविधान का कोई मतलब ही नहीं है। तो मुझे लगता नहीं है कि जो विवेक देबरॉय सोच रहे थे, मुझे लगता है कि वो सुरखरू होने के लिए ज्यादा सोच रहे थे, क्योंकि वो खुद अपनी जो इकोनॉमिक्स करते हैं, जिस आधार पे कह रहे हैं कि नहीं ये तो वेस्टर्न से लिया गया है और इसकी आत्मा में जो है उपनिवेशवाद है। 73 साल बाद हमें ये याद आ रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये तो स्कूल में पढ़ाया जाता है, हर छात्र को पढ़ाया जाता है कि हमारे संविधान में बहुत बड़ा हिस्सा 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। और गोरों ने तो कभी रिटन का संविधान अपना था ही नहीं, वो तो सारा ओरल है और तब भी चल रहा है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग कह रहे हैं शायद उनको यह नहीं पता, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, बाबा साहब से पूछा कि आपने इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी कहां से लिया गया? बाबा साहब ने कहा नहीं, आई हैव नॉट टेकन इट फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन, हमने लिया है इसको बुद्धा द ग्रेट से, बुद्धा से, क्योंकि उसमें समानता, समता और बंधुत्व, आप समानता के लिए कानून बना सकते हैं, आप समता के लिए कानून बना सकते हैं, आप भाईचारे के लिए कानून नहीं बना सकते हैं। और इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में है वो पॉलिटिकल है, हम यहां पर भाईचारा बनाना चाह रहे हैं। और किस देश के कानून में सामाजिक न्याय जुड़ा हुआ है, कहां से सामाजिक न्याय लिया गया? और उसके बाद जब बाबा साहब अंबेडकर ने अपना मसौदा रखा तो 7635 अमेंडमेंट आए, लोगों ने बाकायदा अपने दिमाग से अपनी समेकित जो मंशा थी उसको वो भरा, और तब 7635 अमेंडमेंट आए, जिसमें से 5162 अमेंडमेंट बाबा साहब ने खारिज किए, तब जाके 2473 अमेंडमेंट अंगीकार किए गए। कहां से ये उपनिवेशवाद की परिलक्षित हो गया? बाबा साहब मुझे ने एक चीज बताइए विवेक, क्यों मोटा हो गया? विवेक आप समाजशास्त्री भी हैं, वो हमें बचपन से ही बताया जाता है कि भाई आत्मा अजर अमर है, नश्वर है, शरीर खत्म हो जाता है, आत्मा रहती है। यहां शरीर नहीं बदल रहे हम तो आत्मा बदलने की राह पर चल पड़े। अभी तक तो यही हम मानते आए हैं, हर कोई भारतीय कहता है कि देश की आत्मा दरअसल संविधान है। हम आत्मा को बदलने चले, शरीर की बात नहीं कर रहे, और शरीर का जो हाल है उसके लिए आत्मा को जिम्मेदार मान रहे। ये संदीप जी, ये देश क्या पूरा संसार गवाह है। जहां जहां पर संविधान वीक हुआ है वहां वहां का राष्ट्र वीक हुआ है। बगल में एक छोटा सा राष्ट्र है, आप देख लीजिए 11 बार संविधान बदला गया है नेपाल का। और ये नहीं कि आप श्रीलंका को देख लीजिए, आप पाकिस्तान को देख लीजिए। आज अगर हम सचमुच विद्यमान हैं अपनी दृढ़ता से, अपनी संप्रभुता से, तो ये हमारा संविधान ही है जो हमको बचा करके रखे हुए है। वरना आप जानते हैं कि किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी और किस प्रकार की, और वो लोग जिनको कभी समता नहीं मिली, कभी स्वतंत्रता नहीं मिली, कभी बंधुत्व नहीं मिला, उन्होंने इसके बारे में सोचा। तो ये तो एक बहुत बड़ा, जिसे कहना चाहिए, प्रतीक है
हमारे समाज के लिए कि हाँ कुछ लोग वहां आके वही पहुंचे इसीलिए जिन्होंने मैंने सचमुच आत्मा का जिक्र सामाजिक किया। एक मिनट आलोक, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लॉ स्कूल की एक स्टडी का भी जिक्र कर दिया अपने आर्टिकल में विवेक देबरॉय ने कि जी आयु सीमा ही होती है संविधान की 17 साल। अब उसमें मैंने पूरी रिसर्च की और नेपाल का जिक्र कर दिया विवेक ने। उसके अलावा जो मुल्क हैं वो मुल्क कौन से हैं इस बर्रे सगीर के भी? जॉर्डन, इंडोनेशिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, वियतनाम, म्यांमार, सबकी अपनी इतनी परेशानियां हैं। मजबूत जो मुल्क हैं यहां पर भारत, ताइवान, दक्षिण कोरिया, संविधान नहीं उन्होंने नया संविधान किया। और दरअसल हमें बड़े मुल्कों को देखना होगा ना। अमेरिका ने नया संविधान नहीं लेकर आए, ब्रिटेन में तो ओरल ही है, जर्मनी नया संविधान लेकर नहीं आया, जापान ने तो कुछ भी नहीं बदला और हम 17 साल का यहां हवाला दे रहे हैं। ये संदीप जो आप कह रहे हैं ना, देखिए ये एक बड़ी, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो देबरॉय साहब हैं वैसे तो प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के, लेकिन आजकल सभी तरफ जो बहुत समझदार और तेज़ दिमाग के लोग हैं वो कंसल्टेंसी का काम उनका चलने लगा है कि वो कंसल्टेंट हो जाते हैं, एक सलाहकार बन जाते हैं। इस वक्त वो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। और कंसल्टेंट्स की एक खासियत होती है कि वो जो उनको कंसल्ट कर रहा है वो जैसा नतीजा चाहता है वो उसके हिसाब से रिसर्च करके डेटा जुटा के उसके समर्थन में तर्क गढ़ देते हैं। आप कंपनियों में देख लीजिए, पता करिए कि जहां कहीं रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कंसल्टेंट आते हैं वो क्या करते हैं। मालिकों की तरफ से जो निर्देश मिलता है कि ऐसा हम चाहते हैं, वो उसको समझ लेते हैं और बता देते हैं कि परिस्थितियां बिल्कुल ऐसी ही हैं कि आपका ऐसा फैसला लागू हो। तो इस वक्त जो विवेक देबरॉय साहब कह रहे हैं, ये हमने बात की कि इससे पहले रंजन गोगोई ने कही। मैं बहुत दुविधा में हूं कि रंजन गोगोई के बारे में कुछ कहूं कि न कहूं, क्योंकि रंजन गोगोई जो कह रहे हैं क्या वो खुद कह रहे हैं या उनसे कहलवाया जा रहा है, उनके मुंह में किसी और के शब्द हैं, इस बात को लेकर बड़ा लंबा विवाद हो सकता है। लेकिन रंजन गोगोई के पहले हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी भी ये मामला उठा चुके हैं। उसके पहले आपके अडवाणी जी, और उसके पहले वो आयोग जो हुआ है ये आपको पता है। आपने अभी एक बात कही कि आत्मा अजर अमर है, और यहाँ सारा झगड़ा यही है कि क्या आत्मा को रखना है कि नहीं रखना है। शरीर का झगड़ा नहीं है संदीप, मेरे हिसाब से। इस संविधान में कितने भी बदलाव हो सकते हैं, संविधान बिल्कुल पूरी तरह नया लिखा जा सकता है। कम से कम मुझे या मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को इसमें कोई ऐतराज नहीं होगा। प्रश्न ये है कि इस देश को जिन बुनियादी सिद्धांतों के आधार पर आज़ादी की लड़ाई में लोगों ने इसको जहां देखा और ये जहां पहुंचा है पिछले 70-75 साल में, क्या हम उस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं, हम उस रास्ते को बदलना चाहते हैं? और यहां पर यह भी कहा जा रहा है, एक सेकंड के लिए आलोक आपको रोक रहा हूं, कि संविधान रोड़ा बन रहा है, हम विकसित मुल्क बन सकते हैं, इसीलिए नया संविधान भी चाहिए। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय कह रहे हैं देश को नए संविधान की जरूरत है। ये ट्रायल बलून है, सरकार की इजाजत से हो रहा है या निजी राय है, चर्चा तो कर ही रहे हैं। लेकिन आलोक, अगर हमें विकसित मुल्क बनना है 2047 तक, विवेक देबरॉय का यह मानना कि यह संविधान आड़े आ रहा है, नया संविधान आए, तो अगर वो ये विचार व्यक्त करते हैं तो इसमें गलत क्या है? पर क्या उन्हें यह भी बताना चाहिए यह संविधान कहां आड़े आ रहा है हमें विकसित मुल्क बनाने में? देखिए, जो वो लिख रहे हैं, अगर उनके लेख को आप पढ़िए संदीप, तो बहुत सी बातें खुल जाती हैं, उन पे हम लोगों को बहुत कयास लगाने की जरूरत नहीं रह जाती है। वो ये बता रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए कि देश के 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के लिए तमाम एक लंबा उन्होंने पैरा पूरा लिखा है कि हमें इस देश में अपर मिडिल इनकम स्टेटस की तरफ हमें बढ़ना है और ट्रांसफॉर्मेशन इन द नेचर ऑफ पॉवर्टी, ये अब ये एक गणित बता रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि एवरीवन वुड लाइक दीज चेंजेस टू बी सिटियस, अल्टियस एंड फोर्टियस। उसके बाद अंग्रेजी अनुवाद देते हैं इन शब्दों का, फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। वैसे वो बहुत भारतीय संस्कृति और परंपरा से शब्द लाते हैं, लेकिन यहाँ वो लैटिन से शब्द लेके आ रहे हैं और इसके साथ वो जोड़ते हैं तमाम गणित जिताते हुए कैसे कैसे कि जो हमारे लैंड, लेबर और कैपिटल मार्केट्स हैं, इनको कैसे रियलाइन किया जाएगा,
टैक्स रिफॉर्म कैसे होंगे, सरकार के खर्चे को कैसे प्रायोरिटाइज किया जाएगा और सरकार की भूमिका को कैसे देखा जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ अब वो आते हैं कि इसके लिए सबसे बड़ी चीज है संविधान। बेडरॉक इज द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीथिंग एल्स फॉलोज। फिर वो बता रहे हैं कि संविधान में बहुत बदलाव हुए हैं 1950 से अब तक, लेकिन 1973 में हमें बताया गया है कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर यानी इसकी मूल भावना के साथ छेड़खानी नहीं हो सकती है। और उसके बाद विवेक देबरॉय का निष्कर्ष है कि संविधान जब बदला जाएगा तो उसमें मूल भावना से छेड़खानी नहीं हो सकती है। ये बात अमेंडमेंट्स के लिए लागू होती है, अगर एक नया संविधान लिखा जाएगा उस पर ये बात लागू तो नहीं ये होती। समस्या ही खत्म हो जाएगी। अब इसे Clear बिल्कुल cut सरल आप भाषा कीजिए। में, एक सेकंड आलो, इसी तरफ यू आर से हिटिंग द नेल ऑन द हेड। एक सेकंड, जो उद्देशिका है, बहुत से लोग प्रियम्बल को प्रस्तावना कह देते हैं, उसमें जो वो 5 शब्द हैं, दरअसल बात वहां अटक कर आ जाती है। सॉवरेन, संप्रभु, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, सोशलिस्ट, आज भी हम समाजवादी मुल्क हैं, वी आर अ वेलफेयर स्टेट, डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र, यही है हमारा मूल ढांचा। वो कह रहे हैं ये आड़े आ रहे हैं 2047 में विकसित मुल्क बनने में। मोटी बात अगर मैं ये कहूं बोध ये आ रहा है, तो क्या मेरी गलत रीडिंग है? नहीं, बिल्कुल सही आपकी रीडिंग है संदीप। और जो बात आपने कही थी कि शरीर तो आता जाता है, आत्मा अजर अमर है, असली किस्सा ये नहीं है कि आप इस संविधान को बदल दें, नई किताब ले आएं, सब कुछ बदल दें। क्या आप उस भावना को बचा के रखने की कोशिश कर रहे हैं जिस भावना के साथ ये देश आजाद हुआ, उसने अपना एक संविधान चुना? ये प्रश्न है। यहां लगता है कि निशाना उस भावना पर ही है, और इसी के साथ वो पूरा किस्सा लाए हैं जो शिकागो लॉ स्कूल की जिस स्टडी का ये जिक्र करते हैं, क्रॉस कंट्री स्टडी, सब लिखित सबसे संविधान। कमजोर मुल्क, सबसे अस्थिर मुल्कों में संविधान बदले जाते हाँ, हैं। उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं संदीप। आपने वो सुना होगा किस्सा कि एक सज्जन जा रहे थे रास्ते में अपने परिवार के साथ, और रास्ते में एक नदी पड़ गई। उन्होंने 3 जगह नदी की गहराई नापी और पाया कि साहब नदी की एवरेज गहराई 3.5 फीट है, हमारे परिवार की एवरेज ऊंचाई जो है वो 5.5 फीट है, तो हम सब नदी पार कर जाएंगे। नदी बीच में 12 फीट गहरी थी, सारे डूब के मर गए। ये उस तरह का अध्ययन है शिकागो लॉ स्कूल ने जो किया हुआ है संविधानों का। दुनिया के किसी अच्छे लोकतंत्र का नाम लीजिए जिसके लोकतंत्र की हम दुहाई दे सकते हैं, और बताइए कि उसने कितनी बार अपना 5 सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, चीन को छोड़ देते हैं, वहां पर तो अधिनायकवाद है। पर सौरभ, आखिरी कमेंट, और ये थोड़ा सा मैं आध्यात्मिक अंदाज में भी ये सवाल पूछ रहा हूं, शरीर को बेहतर करने के लिए आत्मा बदलने का प्रस्ताव है क्या ये? देखिए संदीप जी, विवेक जी का ये लेख, यह जो लेख है, ये तो बेहतर उनकी मंशा वही बताएंगे, लेकिन ये विषय चर्चा का है, इस नाते इस बात को रखने में मुझे लग रहा है कि भारत की आत्मा, भारत की लोकतंत्र और भारत का लोकतांत्रिक मंदिर सदन है। और ये भारत की प्रत्येक जनता के लिए तीर्थ है, और मुझे लग रहा है कि हर व्यक्ति इसको मानता है, स्वीकारता है और इस पर गर्व करता है। इसलिए यह सवाल इस तरह से खड़ा कर देना, मुझे लगता है कि अलग अलग विचार मत आ सकते हैं। रही तो मतलब चर्चा करने में क्या दिक्कत है? अलग अलग विचार सामने आ सकते हैं। सचिन प्लीज 20 सेकंड में कंक्लूडिंग कमेंट। मेरी बात चर्चा हो सकती है। सचिन को लाइए स्क्रीन पर। सबका विकास, स्क्रीन पर संदीप जी, सबका विकास, सचिन को स्क्रीन पर लाइए। सबका विकास। इनको जरा चुप बैठाएंगे तो मैं बात करूंगा। आप बोलिए ना प्लीज। देखिए, पहले तो ये है कि जो सवाल आपने पूछा था कि आत्मा बदलने की कोशिश, जब आत्मा बदलने की कोशिश होती है तो शरीर मर जाता है, ये ध्यान में रखना आवश्यक है। और ये जो भाषा विवेक देबरॉय बोल रहे हैं वो पूरी तरह से गोलवलकर की भाषा है, और आज भी आरएसएस का हर एक कार्यकर्ता हो जो अभी संविधान पद पे बैठे हुए हैं, वो संघ की शाखा में जाकर यही बोलते हैं, नमस्ते नमस्ते सदा वत्सले जब बोलते हैं तब उसमें हिंदू राष्ट्रभूत संभूता ये बोलते हैं। तो निश्चित तौर पर आज भी उनके मन में वही है, और सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो ये संविधान है। तो इसलिए संविधान बदलने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से इस विचार को देखा जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नया संविधान लाने से ही बदलेगा हिंदुस्तान। आपकी ढेरों राय और सुझाव हमारे पास आए। रौनक पटेल हैं सूरत गुजरात से। देश की स्थिति को देखते हुए संविधान को बदलने की जरूरत है। अब बदलने की
या बिल्कुल एक नया लिखने की, ये बात साफ नहीं की। रौनक भाई आपने, उधर महेश उनियाल हैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से, देवभूमि से, जिस देश की आधी जनता फ्री राशन पर निर्भर हो, वो देश संविधान बदलने से विकसित नहीं होगा। अलग अलग पक्ष हैं, लेकिन एक गुब्बारा तो हवा में उछाल दिया गया है। मेरे साथ इतना ही।